हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटी बाय पाटिल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, ये है 2024 का क्वेश्चन पेपर। पूरा एनालिसिस करेंगे चारों ऑप्शन के साथ में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करें। तो सही कथनों के चयन में हमें ऑप्शन दिखाई देते हैं बी, डी और ई। बी है, भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया क्योंकि यह भेदभावपूर्ण संधि थी। और डी है, भारत ने पीटीबीटी आर्थिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए थे। वहीं पे ई है, भारत जलवायु परिवर्तन वार्ता में सीबीडीआर सामान्य लैंगिक विभेदिक जिम्मेदारी का समर्थन करता है। तो हमें ये तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं। चलिए डीप एनालिसिस करते हैं। भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया क्योंकि यह एक भेदभावपूर्ण संधि थी। तो भारत ने लगातार परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया था। उनका कहना था कि यह भेदभावपूर्ण संधि है। यह संधि परमाणु हथियार वाले और गैर परमाणु हथियार वाले देशों की पहचान करती है। और भारत, जिसने 1974 में एक परमाणु परीक्षण किया था, वो परमाणु परीक्षण किया, परमाणु हथियार वाले राज्य के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। ओके, तो क्या था कि ये जो एनपीटी पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था भारत ने क्योंकि ये एक भेदभावपूर्ण संधि थी। यहाँ पे भेदभाव हो रहा था। वहीं पर 1974 में परमाणु परीक्षण किया गया था। फर्स्ट परमाणु परीक्षण कब किया था? 1974 में किया था, जो राज्यों के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। ओके, फिर है, भारत ने पीटीबीटी आर्थिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए थे। भारत आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि पीटीबीटी पर हस्ताक्षर करता है, जिस पर 1963 में हस्ताक्षर किए गए थे। यह संधि वायुमंडल पे, बाहरी अंतरिक्ष में और पानी के नीचे परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाती है, लेकिन भूमिगत नहीं है। तो पीटीबीटी क्या थी? ये आर्थिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि थी, जो 1963 में हस्ताक्षरित की गई थी। तो यह संधि जलवायु परिवर्तन, बाहरी अंतरिक्ष में पानी और परमाणु परीक्षण के रूप में थी। यह कहाँ कहाँ की जाती थी? यह संधि वायुमंडल में, बाहरी अंतरिक्ष में और पानी के नीचे परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाती है, लेकिन भूमिगत नहीं है। मतलब ये कह सकते हैं कि वायुमंडल में और पानी के नीचे इसने प्रतिबंध लगाया था, लेकिन भूमि पर कोई प्रतिबंध नहीं था। तो पीटीबीटी का के संधि के रूप में यह दिखाई देती है। ओके, उसके बाद है, भारत परमाणु परिवर्तन वार्ता में सीबीडीआर सामान्य लेकिन विभेदिक जिम्मेदारी का समर्थन करता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परिवर्तन वार्ता में सामान्य लेकिन विभेदिक जिम्मेदारियों के सिद्धांत का समर्थन करता है। यह सिद्धांत स्वीकार करता है कि जबकि सभी देश वैश्विक पर्यावरणीय क्षरण को दूर करने के लिए जिम्मेदार है, वे समान रूप से जिम्मेदार नहीं है और विकसित देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी अधिक है। तो यहाँ क्या किया गया, कहा गया है कि जो भारत जलवायु परिवर्तन वार्ता है, इसमें यह कहा गया है कि सिद्धांत स्वीकार करता है कि जबकि सभी देश वैश्विक पर्यावरणीय क्षरण को दूर करने के लिए जिम्मेदार है, वे समान रूप से जिम्मेदार नहीं है और विकसित देशों की ऐतिहासिक जिम्मेदारी अधिक है। तो इनका ये कथन, ये तीन हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद में देखेंगे कि गलत ऑप्शन में क्या थे। गलत ऑप्शन में थे कि भारत ने RCEP क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। भारत ने नवंबर 2019 में RCEP वार्ता से बाहर निकलने का विकल्प चुना। यह निर्णय इस चिंता पर आधारित था कि समझौते ने भारत के प्रमुख मुद्दे, जिसमें व्यापार घाटा, घरेलू उद्योगों के लिए सुरक्षा शामिल है, को संबोधित नहीं किया था। मतलब ये क्या कहता है कि RCEP वार्ता से बाहर निकलने का विकल्प चुना भारत ने 2019 में। यह निर्णय इस चिंता पर आधारित था कि समझौते ने भारत के प्रमुख मुद्दे, जिसमें व्यापार घाटा, घरेलू उद्योगों के लिए सुरक्षा शामिल, को संबोधित नहीं किया। वहीं पे भारत ने CTBT व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। भारत ने व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। यह संधि जो नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाती है। भारत द्वारा इसके भेदभावपूर्ण स्वभाव और स्पष्ट निरस्त्रीकरण समय रेखा की कमी के कारण अनुस्मृतित है। तो ये हमें ये क्वेश्चन दिखाई देता है इस टाइप से। ओके, उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? तो है A, B और D। A है, चीन ने NSG परमाणु आपूर्ति समूह में भारत की सामान्यतः सदस्यता को अवरुद्ध कर दिया था। वहीं पे भी भारत ने चीन द्वारा प्रसारित BRI बेल्ट एंड रोड
इनिशिएटिव का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। और डी है, भारत और चीन परमाणु परिवर्तन वार्ता में एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। तो हमें चीन ने NSG परमाणु आपूर्ति समूह में भारत की सदस्यता को अवरुद्ध कर दिया था। ये कहता है कि चीन ने बार बार भारत के NSG पर प्रवेश को अवरुद्ध किया है। यह तर्क देते हुए कहते हैं कि भारत परमाणु अप्रसार संधि NPT का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। NPT का हस्ताक्षरकर्ता कौन नहीं है? चीन नहीं। यह चीन भारत संबंधों में विवाद का एक महत्वपूर्ण बिंदु रहा है। फिर है, भारत ने चीन द्वारा प्रसारित बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था, क्योंकि ये कहता है कि जो भारत ने लगातार RBI का विरोध किया है, क्योंकि संप्रभुता संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए कहते हैं कि विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जहाँ पे चीन और पाकिस्तान आर्थिक गलियारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। ओके, भारत बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में ऋण जाल, कूटनीति और पारदर्शिता की कमी को लेकर भी चिंता व्यक्त करता है। तो इसमें कहा गया है कि क्योंकि क्या होता है कि ये पाकिस्तान से लेकर पूरा गोल चक्कर लगा के फिर चीन में शामिल होता है। तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था, क्योंकि चिंताजनक संधि के रूप में भारत मानता है। भारत और चीन परमाणु परिवर्तन वार्ता में एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। भारत और चीन परमाणु परिवर्तन वार्ता में एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। अन्य मतभेदों के बावजूद भारत और चीन ने जलवायु परिवर्तन वार्ता में समान आधार पाया है तथा विकासशील देशों के हितों की समर्थक की है। तो दोनों देश ब्रिक्स समूह, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन का हिस्सा है, जो वैश्विक जलवायु नीतियों को प्रभावित करता है। भारत और चीन परमाणु वार्ता में हमें एक दूसरे के सहयोग दिखाई देते हैं। वहीं पे गुजराल सिद्धांत पारस्परिकता में विश्वास करता है। भारत के पूर्व PM दिखाई देते हैं गुजराल के नाम पर। यह सिद्धांत है बेहतर संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत के छोटे पड़ोसियों के गैर पारस्परिक समायोजन पर जोर देता है। इस सिद्धांत का उद्देश्य था कि पारस्परिक प्रतिक्रिया की अपेक्षा किए बिना शांतिपूर्ण पड़ोस का निर्माण करना है। वहीं पे चीन भारत व्यापार संतुलित व्यापार का उदाहरण है। इस कथन के विपरीत चीन और भारत व्यापार अत्यधिक असंतुलित है तथा भारत को चीन के साथ महत्वपूर्ण व्यापार घाटे का सामना करना पड़ रहा है। यहीं पे भारत विभिन्न उपायों और वार्ताओं के माध्यम से इस व्यापार असंतुलन को दूर करने का प्रयास कर रहा है। तो हमें ये कुछ कथन है जो दिखाई देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। यह स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यह हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश के आधार पर स्थापित की गई थी। किसके आधार पर की थी? हिल्टर यंग आयोग की सिफारिश पर यह स्थापित की गई थी। तो RBI शुरुआत में एक निजी स्वामित्व वाली संस्था के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। भारत के लिए केंद्रीय बैंक के रूप में RBI सरकार के विकास रणनीति और देश की आर्थिक स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमें ये RBI दिखा देता है। तो RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल को 1935 में हुई थी। और ये हिल्टर यंग आयोग की सिफारिश पर स्थापना हुई थी। वहीं पे 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। ये हमें दिखाई देता है। फिर 1951 का ये वर्ष था भारतीय आर्थिक इतिहास में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत को चिन्हित करता है। इसका उद्देश्य था कि आर्थिक विकास था, लेकिन यह RBI की स्थापना से संबंधित नहीं है। फिर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, और इस युद्ध के साथ में बांग्लादेश की स्थापना हुई थी, जैसे महत्वपूर्ण घटना में से एक है। 1947 में भारत की ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता को चिन्हित करता है। तो ये हमें कुछ ईयर है जो दिखाई देते हैं। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो CBDR सामान्य लेकिन विभेदिक जिम्मेदारी से संबंधित नहीं है? तो नहीं है को हमें एनालिसिस करना है। तो यह विकासशील देशों को कुछ व्यापारिक रियासतें प्रदान करता है। ओके, तो यह विकासशील देशों को कुछ व्यापारिक रियासतें प्रदान करने के लिए यह देखा जाता है। तो इसे एनालिसिस करते हैं। यह है साझा लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून की आधारशिला है, खासतौर पर जलवायु परिवर्तन के संबंध में। जैसा कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन जैसे उपकरणों में उल्लेखनीय है, इसे स्वीकृत किया गया है। विकल्प है CBDR वास्तव में पर्यावरण संरक्षण और विकास आवश्यकता को संतुलित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण वैश्विक पर्यावरण मापदंड है। दूसरा है, यह जलवायु परिवर्तन जैसे
वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं में विकसित देशों के कम ऐतिहासिक योगदान को मान्यता देकर उनका पक्ष लेता है। वहीं पे विकल्प 3 है, CBDIR व्यापक रियासतों से संबंधित नहीं है, यह पर्यावरण संरक्षण के लिए विभेदित दायित्व से संबंधित है, आर्थिक व्यापार लाभ से संबंधित नहीं है। विकल्प 4 है, विकसित देशों ने भार साझाकरण में कथित अनुचितता के कारण को संदर्भ में CBRD के प्रति विरोध प्रदर्शन किया था। इस प्रकार यह कथन कि CBRD विकसित देशों को कुछ व्यापार रियासतें प्रदान करता है, यह गलत है। ओके, तो इसमें कहा गया है कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण वैश्विक पर्यावरण मापदंड है, ये भी सही है। उसके बाद यह विकसित देशों का पक्षधर है, ये भी सही है। विकसित देश का यह विकसित देश इसका विरोध करते हैं, तो विकसित देश को कुछ व्यापारिक रियासतें प्रदान करता है, ये गलत है। ओके, तो हमें यह विकसित देशों को कुछ व्यापारिक रियासतें प्रदान करता है, ये हमें सही नहीं दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक अधिकार है? तो मौलिक अधिकार न्यायिक अधिकार है। मौलिक अधिकार भारत के संविधान द्वारा सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं, जिसका अर्थ है कि इन अधिकारों के किसी भी उल्लंघन को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इन अधिकारों को व्यक्तियों के समग्र विकास के लिए आवश्यक माना जाता है और इसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह अधिकार निम्नलिखित दिए हुए हैं। भारतीय संविधान का भाग 3 इन अधिकारों को और विस्तार से बताता है और उनके संरक्षण के लिए तंत्र प्रदान करता है। तो मौलिक अधिकार हमें दिखाई देते हैं जो भाग 3 में है। वहीं पे भाग 3 में हम मौलिक अधिकार दिखाई देते हैं जो न्यायिक अधिकार के रूप में उन्हें व्यक्त किया गया है। वहीं पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह सिद्धांत सरकार द्वारा कानून बनाने के लिए दिशा निर्देश हैं। ये गैर न्याय संगत है, जिनका अर्थ है कि ये किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन इनका उद्देश्य ऐसी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां बनाना है जिसके तहत नागरिक एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। ये संविधान के भाग 4 में निहित है। इसमें लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने, धन के समान वितरण और स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रावधानों के प्रावधान शामिल है। वहीं पे मौलिक कर्तव्य हमें दिखाई देंगे। मौलिक कर्तव्य देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने और भारत की एकता को बनाए रखने में मदद करने के लिए सभी नागरिकों को नैतिक दायित्व है। ये कानून द्वारा लागू नहीं किए जाते हैं। ये संविधान के अनुच्छेद 51 में निहित है और इसमें राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना, देश की विरासतों को संजोना और सद्भाव को बढ़ावा देने जैसे कर्तव्य शामिल है। वहीं पे प्रस्तावना दिखाई देंगी। प्रस्तावना एक परिचयात्मक कथन है जो संविधान के मार्गदर्शन, सिद्धांतों और दर्शन को रेखांकित करता है। यह न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता है। यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इसके नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है। तो हमें न्यायिक अधिकार में मौलिक अधिकार दिखाई देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलान करना अभिप्रेरणा का सिद्धांत डगलस मैकग्रेगर द्वारा दिया गया था। वहीं पे औद्योगिक संबंधों में शोध पर मनोवैज्ञानिक रूप से उन्मुख छाप दी थी अल्टरमेयो। वहीं पे प्रशासनिक प्रक्रिया पदानुक्रम और अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये है मेरी पारकट फॉलेट। डी है नागरिक उत्तरदायित्व, कार्यकर्ता और नागरिक अधिक भागीदारी जैसे मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। H.C. फ्रेडरिक्सन प्रेरणा का सिद्धांत है। प्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया था? डगलस मैकग्रेगर द्वारा। डगलस मैकग्रेगर अपने सिद्धांत X और सिद्धांत Y के लिए जाने जाते हैं, जो मानव कार्य प्रेरणा पर प्रबंध के सिद्धांत है। तो सिद्धांत X यह मानता है कि कर्मचारी स्वाभाविक रूप से आलसी होते हैं और यदि यह संभव हो तो काम से बचेंगे, जिसके लिए नियंत्रण और दबाव की आवश्यकता होती है। तो वही Y कहता है कि कर्मचारी आत्मप्रेरित होते हैं, जिम्मेदारी चाहते हैं और समस्याओं को सुलझाने में रचनात्मक हो सकते हैं। वहीं पे ये किसने कहा था? डगलस मैकग्रेगर द्वारा। वहीं पे औद्योगिक संबंधों में शोध और मनोवैज्ञानिक रूप से उन्मुख छाप अल्टरमेयो की दिखाई। अल्टरमेयो ने प्रसिद्ध हार्थोन अध्ययन किए थे, जिसने कार्यस्थल पर सामाजिक संबंधों पर कर्मचारी संतुष्टि के महत्व पर प्रकाश डाला था। इसके काम ने प्रबंधन में मानव संबंध आंदोलन की नींव भी रखी थी। वहीं पे प्रशासनिक प्रक्रिया पदानुक्रम और अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण है। मेरी पारकट फॉलेट
मेरी मार्गारेट फोलेट ने कहा था कि जो मेरी प्रशासनिक प्रक्रिया है संघर्ष समाधान और एक उत्पादनकारी वातावरण बनाने में प्रबंधकों की भूमिका के महत्व पर जोर देती है। उन्होंने प्रबंधन के अधिक लोकतांत्रिक और सहभागी दृष्टिकोण की वकालत की थी। वहीं पे नागरिक उत्तरदायित्व, कार्यकर्ता और नागरिक भागीदारी जैसे मूल्यों पर ध्यान केंद्रित किया था। एच जी फेड्रिक्सन को लोक प्रशासन के क्षेत्र में उनके योगदान विशेष रूप से सामाजिक समानता और शासन में सार्वजनिक भागीदारी की समर्थक के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने नागरिक जवाबदेही और सार्वजनिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी जैसे मूल्यों के महत्व पर जोर दिया। जहाँ पे विकल्प 1 दिया था, जो विकल्प 1 स्पष्टीकरण करता है कि विकल्प 1 गलत तरीके से ए का मिलान है और सी का मिलान सेकंड से करता है। मेरी मार्गारेट फोलेट प्रेरणा के सिद्धांत से जुड़ी नहीं है, वह प्रशासनिक प्रक्रिया पदानुक्रम से अधिक महत्वपूर्ण है। यह ध्यान है कि न कि डगलस मैगलर का। फिर विकल्प सेकंड भी यही कहता है, जो हमने ऊपर में पढ़ लिया था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र के सामने आने वाली निम्नलिखित चुनौतियों में से कौन सी वैश्वीकरण से संबंधित नहीं है? तो केवल सी, दल बदल की राजनीति। दल बदल की राजनीति कहती है कि तात्पर्य और यह प्रथा से है जिसमें विधायक प्रायः व्यक्तिगत या राजनीतिक लाभ के लिए दल बदल होते हैं। जो विधायक होते हैं वह अपने लाभ के लिए क्या होते, दल बदल होते। यह चुनौती वैश्वीकरण के वैश्विक प्रभाव को की अपेक्षा भारत के आंतरिक राजनीतिक गतिशीलता और चुनावी रणनीतियों से अधिक संबंधित है। यह राजनीतिक स्थिरता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता को कमजोर करता है, लेकिन यह सीधे वैश्वीकरण से जुड़ा नहीं होता है। ओके, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया कि वैश्वीकरण से संबंधित नहीं है। वैश्वीकरण से कौन संबंधित नहीं है? दल बदल की राजनीति। फिर राजनीतिकरण से मुक्ति, इसका तात्पर्य कि विभिन्न क्षेत्रों में राजनीतिक प्रभाव में कमी से है, प्राय वैश्विक आर्थिक नीतियों और नव उदारवादी विचारधाराओं के परिणाम स्वरूप होता है। वैश्वीकरण राजनीतिक विचारों पर आर्थिक दक्षता पर ध्यान केंद्रित करने को प्रोत्साहित करता है, जिससे शासन में एक राजनीतिकरण से मुक्त दृष्टिकोण आता है। वहीं पे कल्याणकारी राज्य का ह्रास, वैश्वीकरण के कारण प्रायः सामाजिक कल्याण में राज्य का हस्तक्षेप कम हो जाता है, लेकिन आर्थिक नीतियाँ बाजार संचालित समाधानों को प्राथमिकता देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय में कमी आ सकती है तथा निजीकरण की ओर से रुझान बढ़ सकता है। तो कल्याणकारी राज्य में हमें ये सब दिखाई देते हैं। वहीं पे राष्ट्रीय राज्य का क्षय, वैश्वीकरण बहुराष्ट्रीय नियमों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रभाव को बढ़ाकर राष्ट्रीय राज्यों की संप्रभुता को चुनौती देता है। इससे राष्ट्रीय शासन संरचना को कथित या वास्तविक कमजोर हो सकता है। चहेतों की पूंजीवादी, वैश्वीकरण से कौनी पूंजीवाद को बढ़ावा मिल सकता है, जहां व्यवसाय की सफलता सरकारी अधिकारियों के साथ घनिष्ठ संबंधों पर निर्भर करती है। इससे अनुचित आर्थिक वातावरण उत्पन्न होता है, जहां राजनीतिक संबंध योग्यता और प्रतिस्पर्धा से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो भारतीय लोकतंत्र के सामने आने वाली निम्नलिखित चुनौतियों में से कौन से वैश्वीकरण से संबंधित नहीं है? तो दल बदल की राजनीति वैश्वीकरण से संबंधित नहीं है, लेकिन कौन कौन है? राजनीतिकरण से मुक्ति, कल्याणकारी राज्य का ह्रास कैसे होता है, फिर राष्ट्रीय राज्य का क्षय, चहेतों की पूंजीवादी, ये सभी वैश्वीकरण लोकतंत्र से हमें दिखाई देते हैं। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये महात्मा गांधी द्वारा की गई थी 1932 में। ओके, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। इस स्थापना अस्पृश्यता उन्मूलन और हरिजन समुदाय के उत्थान के लिए की गई थी, जिन्हें भारतीय समाज में निम्न जाति माना जाता था। गांधी जी के प्रयास सामाजिक समानता को बढ़ावा देने और हरिजन समुदाय को समाज की मुख्य धारा से एकीकृत करने पर केंद्रित थे। तो हमें ये गांधी जी ने 1932 में भारतीय अखिल हरिजन संघ की स्थापना की गई थी। वहीं पे फिर नारायण गुरु कौन थे? एक यह केरल के समाज सुधारक थे, जिन्होंने इजहावा समुदाय के उत्थान के लिए काम किया था। कौन से समुदाय के लिए, किस समुदाय के लिए दिखाई देते हैं? क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इजहावा समुदाय के उत्थान के लिए काम किया था इन्होंने, नारायण गुरु द्वारा। उन्होंने सामाजिक समानता को, आध्यात्मिक जागरण को बढ़ावा दिया, लेकिन अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना नहीं की थी। लेकिन यह केरल के नारायण गुरु हमें दिखाई देते, कभी क्वेश्चन आ सकता है। वहीं पे ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र की एक समाज सुधारक और कार्यकर्ता थे, जिन्होंने दलितों और महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया था। उन्होंने सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, लेकिन अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना नहीं की थी। वहीं पर अरविंदो घोष एक भारतीय दार्शनिक, योगी और राष्ट्रवादी थे। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल थे, लेकिन अखिल भारतीय की स्थापना नहीं की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
भारत में ई गवर्नेंस के लिए एक मजबूत संचार प्रणाली और प्रभावी सहायता कौन सा संगठन प्रदान करता है। क्वेश्चन है, भारत में ई गवर्नेंस के लिए एक मजबूत संचार प्रणाली और प्रभावी सहायता कौन सा संगठन प्रदान करता है। तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। राष्ट्रीय सूचना केंद्र भारत सरकार के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठन है। ओके, तो ये संगठन है। यह सरकारी आईटी सेवाओं के वितरण और डिजिटल इंडिया के कुछ पहलों के वितरण का समर्थन करने के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। एनआईसी केंद्र, राज्यों और जिलों में सरकारी विभागों में ई गवर्नेंस अनुप्रयोगों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, जिससे सरकारी सेवा में सुधार, व्यापक पारदर्शिता, विकेंद्रीकरण योजना और प्रबंधन को बढ़ावा मिलता है और नागरिकों को प्रति सरकारी जवाबदेही में भी सुधार होता है। तो भारतीय सूचना केंद्र में हमें राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के रूप में संगठन का प्रदान किया गया था। भारत में ई गवर्नेंस के लिए एक मजबूत संचार प्रणाली और प्रभावी सहायता भारतीय सूचना विज्ञान केंद्र दिखाई देता है। वहीं पे सूचना प्रौद्योगिकी संगठन, यह एक सामान्य शब्द है जो भारत में किसी विशिष्ट संस्था को संदर्भित नहीं करता जो ई गवर्नेंस बुनियादी ढांचे के लिए जिम्मेदार है। इलेक्ट्रॉनिक सेवा। इलेक्ट्रॉनिक सेवा एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग सामान्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है, लेकिन यह भारत में ई गवर्नेंस समर्थन के लिए जिम्मेदार किसी संगठन का नाम नहीं है। वहीं पे इक्वई इंडिया, यह एक सामान्य काल्पनिक नाम प्रतीत होता है। इसका भारत में ई गवर्नेंस के लिए जिम्मेदार किसी भी आधिकारिक संगठन से कोई संबंध नहीं है। तो भारत में ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र प्रणाली एक यह संगठन दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसीआई के अधिकार का आधार संविधान के अनुच्छेद 324 से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन है, अनुच्छेद 324 में अनिवार्य किया गया कि आयोग का नेतृत्व एकल मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी करेगा, सही है। उसके बाद में राष्ट्रपति अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है, ये भी सही है। न्यायपालिका को चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से रोक दिया गया, तो ये भी सही है। वहीं पे चुनाव आयोग पंचायतों के चुनाव भी करा सकता है, ये गलत है। चुनाव अवधि के दौरान सीईसी भारत सरकार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करता है। तो हम इसे डीप एनालिसिस करते हैं। भारत का अनुच्छेद 324 क्या कहता है कि भारत के एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग ईसीआई की स्थापना का प्रावधान करता है, जो संसद, राज्य विधानमंडल और भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यकालों के चुनाव के संचालन की देखभाल, निर्देशन और नियंत्रण करता है। तो 324 अनुच्छेद है कि जो संसद, राज्य विधानमंडल, भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव के संचालन की देखरेख और निर्देशन और नियंत्रण करता है। तो वहीं पे ईसीआई का नेतृत्व एक मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी द्वारा किया जाएगा तथा यदि आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित संख्या में अन्य चुनाव आयुक्त भी नियुक्त किए जा सकते हैं। यह अनुच्छेद ईसीआई की स्वायत्तता सुनिश्चित करता है, जिससे भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन सकता है। तो आर्टिकल 324 में कहा गया व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह काम करता है। वहीं पे ईसीआई का जनादेश, निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का अधिकार है। यह सुनिश्चित करता है कि चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी हो और नियमों और दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा सके। ओके, तो अनुच्छेद 324 यह सुनिश्चित करता है कि ईसीआई के पास चुनाव प्रणाली ढंग से आयोजित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार है। गलत विकल्प में हमने देखा कि जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग पंचायत के चुनाव भी आयोजित करता है, लेकिन यह गलत है क्योंकि पंचायत चुनाव का संचालन राज्य चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है, न कि भारत के निर्वाचन क्षेत्र में। किसके अंतर्गत आता है? राज्य के अंतर्गत। वहीं चुनाव अवधि के दौरान सीईसी भारत सरकार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करता है। ये गलत है क्योंकि सीईसी भारत सरकार के सीईओ के रूप में कार्य नहीं करता है। ये सीईसी की भूमिका चुनाव के प्रशासन तक सीमित होती है। तो आर्टिकल 24 चुनाव के बारे में बात करता है, जो किसके अंडर में है और कैसे संचालित होता है, ये सभी के बारे में हमें जानकारी देने का काम करता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र राज्य संबंधों को बेहतर बनाने के लिए गठित आयोगों या समितियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो भोरो समिति आएंगी, उसके बाद में बलवंत राय मेहता समिति, फिर है राज मल्हार समिति, फिर सहकारी आयोग और है फिर पूंजी आयोग।
तो राज्य में केंद्र राज्य संबंधों को बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से आयोग थे? तो भौरे समिति 1946 में गठित की थी। भौरो समिति का मुख्य रूप से भारत में स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधारों पर केंद्रित था। भौरो समिति का इसने स्वतंत्र भारत में एक व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली की स्थापना की नींव रखी थी। ओके। बलवंत राय मेहता समिति 1957 की थी, जो पंचायती प्रणाली पर आधारित थी, जिसमें केंद्र राज्य में सुधार के लिए काम किया था। वहीं पे राजमल्लार समिति थी, तमिलनाडु सरकार द्वारा 1969 में गठित की गई थी। इसने केंद्र और राज्य संबंधों की जांच और राज्यों के लिए अधिक स्वायत्तता का समर्थन किया था। फिर सरकारी आयोग था, 1983 में स्थापित किया था। इस आयोग ने केंद्र और राज्यों के बीच मौजूदा व्यवस्था के कामकाज की समीक्षा की थी। उनके संबंधों को बेहतर बनाने के लिए परिवर्तन की सिफारिश भी की थी। फिर पुंछी आयोग है, पुच्छी आयोग है 2007 में गठित किया गया था। यह आयोग है सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य परिदृश्य और वैश्विक संदर्भ केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नए मुद्दों पर विचार करने के लिए स्थापित किया गया था। ओके। गलत विकल्प में 1 और 2 गलत दिखाई देंगे, जिसमें हम देखेंगे आयोग और समितियों के कालानुक्रम का पालन नहीं करते हैं। भौरो समिति को बलवंत राय मेहता समिति के बाद गलत तरीके से रखा गया है। इस समिति और आयोग को इनमें से प्रत्येक समिति और आयोग ने विभिन्न सुधारों और सिफारिशों के माध्यम से भारत में केंद्र राज्य संबंधों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो ये हमें क्रमानुसार समितियाँ दिखाई देती हैं जो सनवाइज है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पाकिस्तान संबंधों से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है सिंधु जल संधि, बी है शिमला समझौता, ए है कारगिल युद्ध और उरी घटना, और लास्ट में है पुलवामा घटना। तो 1960 की सिंधु जल संधि थी, जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता से हस्ताक्षरित हुए थे, और यह संधि नदी और उसकी सहायक नदियों के जल वितरण और प्रबंधन को नियंत्रित करती है। पर शिमला समझौता हुआ था 1972 का। 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद 1972 में शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच शांति को पुनर्स्थापित करना था और संबंधों को सामान्य बनाना था। वहीं पे पुलवामा घटना दिखाई दी थी 2019 में। 14 अप्रैल 2019 को जम्मू कश्मीर देखो ये क्रम वाइज नहीं है। फिर 1999 में दिखाई दी थी। शिमला समझौते के बाद 1999 में कारगिल युद्ध दिखाई दिया था, जब पाकिस्तानी सैनिकों और उग्रवादियों ने कारगिल जिले में नियंत्रित रेखा के भारतीय पक्ष पर स्थिरता से घुसपैठ कर दी थी। उसके बाद में उरी घटना हुई थी 2016 में। उरी हमला हुआ था जब 4 भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने जम्मू और कश्मीर में उरी पर एक भारतीय सेना ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला कर दिया था। वहीं पर फिर लास्ट में हम दिखा दिया पुलवामा घटना 2019 का था। ये जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जैसे मोहम्मद द्वारा किया गया था। ये आत्मघाती हमले थे, जो 40 CRF जवान शहीद हुए थे। इस घटना के बाद भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान को जवाब भी दिया था। तो ये क्रमानुसार है। जो पहले हुआ था सिंधु जल संधि 1960 का था, फिर शिमला समझौता 1972, उसके बाद में कारगिल युद्ध 1999, वहीं पे फिर उरी घटना हुई थी 2016 और पुलवामा घटना हुई थी 2019। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति की घटनाओं को प्रतिपादित किया था। ये एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और राजनीतिक थे। जयप्रकाश नारायण है, जिन्हें जेपी के नाम से भी जाना जाता है। 1970 के दशक के दौरान भारत में व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों के प्रतिक्रिया में एक विचार को पेश भी किया था। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य मौजूदा व्यवस्थाओं के व्यापक परिवर्तन के माध्यम से समाज को बदलना था, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आयाम भी शामिल थे। यह जयप्रकाश ने इस परिवर्तन को लाने के लिए एक शांतिपूर्वक और अहिंसक आंदोलन का आह्वान किया था, जिसे समाज के नैतिक पुनरुत्थान की आवश्यकता पर बल दिया गया। तो जयप्रकाश नारायण हमें 1970 के दशक में के दौरान भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों के विचारों को व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। वहीं पे जवाहरलाल नेहरू पहले PM थे, जो स्वतंत्रता से पहले और भारत में भारतीय राजनीति का एक केंद्रीय व्यक्ति थे। नेहरू भारत की राजनीतिक और आर्थिक नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, लेकिन उन्होंने संपूर्ण क्रांति की अवधारणा को भी प्रतिपादित नहीं किया था। ओके।
क्योंकि संपूर्ण क्रांति की अवधारणा जेपी द्वारा की गई थी। फिर अरबिंदो घोष एक दार्शनिक, योगी, कवि और राजनीतिक थे। वे भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन के शुरुआती चरणों में भी शामिल थे, लेकिन बाद में आध्यात्मिक और दार्शनिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया था इन्होंने। वहीं पे फिर बाल गंगाधर तिलक एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक और स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। वे स्वराज स्वशासन के प्रति एक दृष्ट रुख और अपने नैतिक प्रसिद्ध नारे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं इसे पाकर रहूँगा, ये उनका प्रसिद्ध नारा था जिसके लिए वो जाने जाते थे। यह एक बाल गंगाधर तिलक ये उग्रवादी थे, उग्रवादी राजनीतिक स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे। वहीं पे फिर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस है, हिंदू अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सिद्धांत किसने लिखा था? तो वे विनायक कुमार सरकार द्वारा लिखा था। क्या है ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों हिंदू सिद्धांत? हिंदू थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, हिंदू अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सिद्धांत, इंग्लिश में है हिंदू थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। तो हिंदू और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सिद्धांत पुस्तक किसने लिखी थी? विनय कुमार सरकार द्वारा लिखी गई थी। विनय कुमार सरकार एक भारतीय विद्वान और राजनीतिक विज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में अग्रणी थे। यह कार्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों और दार्शनिक शास्त्रों से आकर्षित होकर लिखी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर एक स्वदेशी दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए यह महत्वपूर्ण थी। ओके, वहीं पे स्वामी विवेकानंद एक हिंदू भिक्षु और दार्शनिक थे। वेदांत और योग पर अपनी शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध थे। भारतीय चिंतक अध्यात्म योगदान के लिए भी जाने जाते थे। फिर विलियम जोन्स एक ब्रिटिश भाषाविद और विद्वान थे जो प्राचीन भारतीय ग्रंथों और भाषाओं पर अपने काम के लिए भी जाने जाते थे। उनका योगदान मुख्य रूप से भाषा विज्ञान और पाश्चात्य अध्ययन के लिए के क्षेत्र में था, न कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए। फिर अरविंदो घोष एक भारतीय दार्शनिक, योगी और राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने आध्यात्मिक, राजनीतिक और संस्कृति पर व्यापक रूप से लिखा था, लेकिन अपने कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया था। तो थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, हिंदू अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सिद्धांत दिया था विनय कुमार सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन रॉल्स की रचना को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए जो एक प्रतिष्ठित दार्शनिक के रूप में उनके विकास को दर्शाती है। तो पहला है थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस, और फिर है पॉलिटिकल लिबरलिज्म, डी है द लॉ ऑफ पीपल। वहीं पे जॉन रॉल्स की जो लेख हैं उनको लिखा गया था जैसे कि द थ्योरी ऑफ जस्टिस, यह पुस्तक थी 1971 की। रॉल्स की यह एक श्रेष्ठ कृति थी। यह उनके पहले के विचारों पर विस्तारित से बनाई गई थी और यह न्याय के दो सिद्धांतों का परिचय देती है। यह सिद्धांत को अज्ञान के पर्दे और न्याय पर निर्धारित करने के उपकरण के रूप में केंद्रित की थी। फिर जस्टिस एंड फेयरनेस 1985, यह रॉल्स का पहला प्रमुख कार्य था जिसे एक लेख के रूप में प्रकाशित किया गया था। इसने उनके बाद में काम की नींव रखी थी और समय के साथ नागरिकों के बीच एक निष्पक्ष सहयोग प्रणाली के बारे में विचारों को व्यक्त किया था। पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993 की इस काम के लिए रॉल्स को प्रश्नों को संबोधित करते थे। स्वतंत्र और समान नागरिकों पर स्थिर और न्यायसंगत समाज विविध और अक्सर परस्पर विरोधी व्यापक सिद्धांतों के बावजूद सद्भाव में कैसे रहते हैं उनके बारे में व्यक्त किया था। फिर है द लॉ ऑफ पीपल 1999, यह पुस्तक है रॉल्स के सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र तक विस्तारित करती है तथा लोगों के समाज के विचार पर आधारित एक न्यायपूर्ण और स्थिर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए सिद्धांतों का प्रस्ताव करती है जिसमें से प्रत्येक की न्याय की अपनी आंतरिक अवधारणा होती है। वहीं पे रॉल्स के कार्य का महत्व, रॉल्स के योगदान का आधुनिक राजनीतिक और नैतिक दर्शन विशेष रूप से न्याय, निष्पक्षता और राजनीतिक वैधता पर चर्चा में गहन प्रभाव पड़ता है। उनके सिद्धांत कानूनी, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और सार्वजनिक नीति सहित कई विषयों को प्रभावित करते हैं। तो जॉन रॉल्स की यह बुक है जो ईयरली वाइज अरेंज करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता केंद्रीकृत और विकेंद्रीकरण का संयोजन है। फिर ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था बहुत हद तक धर्म से प्रभावित थी। फिर डी है भारत शासन प्रणाली 3 भागों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर आधारित है।
केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का संयोजन। भारत की राजनीतिक व्यवस्था एक संघीय ढांचा है जिसमें एक मजबूत केंद्रीय प्राधिकरण है जहां और राज्य सरकारों को महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान की गई है। यह मिश्रण राष्ट्रीय एकता को क्षेत्रीय स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाए रखता है। वहीं पे ब्रिटिश काल के दौरान धर्म का प्रभुत्व। ब्रिटिश काल के समय में काफ़ी सारा धर्म का प्रभुत्व जिसमें ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय राजनीतिक धार्मिक विभाजन से बहुत प्रभावित थी, जिन्हें अक्सर फूट और राज्य करों की औपचारिक नीतियों द्वारा बढ़ावा दिया गया था। इनका देश के राजनीतिक परिदृश्य पर स्थायी प्रभाव पड़ा था। वहीं पे 3 अंगों पर आधारित शासन व्यवस्था है जिसमें हमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पर काम करती है। संरचना सरकार के भीतर जांच और संतुलन सुनिश्चित करने के लिए भी बनाई गई थी। वास्तविक कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास है। यह कथन गलत है क्योंकि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में वास्तविक कार्यकारी शक्ति का प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास है, न कि राष्ट्रपति के पास है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है। ओके, राष्ट्रपति राज्य के औपचारिक प्रमुख है। नौकरशाही एक न्यूनतम भूमिका निभाती है। कथन भी गलत है क्योंकि भारत में नौकरशाही सरकारी नीतियों और योजनाओं के प्रशासन और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह कार्यपालिका शाखा की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करती है। ओके, तो ये है कथन जो हमें A, B और D दिखाई देते हैं।